गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, GSS एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम क्लास 9th का साइंस चैप्टर 5th का पार्ट सी देखेंगे। इसके पहले हम पार्ट ए और पार्ट बी पढ़ चुके हैं। ओके, तो पार्ट सी में हम केंद्रक के बारे में जानेंगे, DNA के बारे में, और प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर, और पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर यानी डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल के बारे में अध्ययन करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम जानेंगे केंद्रक के बारे में। तो केंद्रक किसे कहते हैं? जो केंद्रक होता है वो कोशिका का सबसे मुख्य भाग होता है। ओके, केंद्रक जो होता है वो कोशिका का सबसे मुख्य भाग होता है। तो देखिए, केंद्रक जो होता है, केंद्रक के चारों ओर दोहरे परत का एक अस्तर होता है जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। ओके, केंद्रक के जो चारों ओर होता है एक दोहरे परत की अस्तर होता है, उसे हम केंद्रक क्या कहते हैं? केंद्रक झिल्ली कहते हैं। केंद्रक झिल्ली में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। केंद्रक झिल्ली में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। केंद्रक में क्रोमोजोम होते हैं। केंद्रक में क्या होते हैं? क्रोमोजोम होते हैं जो कोशिका विभाजन के समय दिखाई देते हैं। ओके, जो कोशिका विभाजन के समय दिखाई देते हैं। तो कोशिका विभाजन पे भी हम एक वीडियो भी बनाएंगे। अभी हम पहले न्यूक्लियस के बारे में अध्ययन करेंगे। ओके, तो क्रोमोजोम में आनुवंशिक गुणों की जो सूचना होती है वो माता पिता से DNA अणु के रूप में अगली संतति में जाती है। जो क्रोमोजोम में आनुवंशिक गुणों की जो सूचना होती है, आनुवंशिक गुणों की जो सूचना होती है वो माता पिता से DNA के अणु के रूप में अगले संतान में ट्रांसफर होता है। तो DNA क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ओके, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड DNA का फुल फॉर्म होता है। तो DNA के अणु के रूप में ही जो क्रोमोजोम होता है वो मतलब माता पिता से अगले संतान में ट्रांसफर होता है। ओके, क्रोमोजोम DNA तथा प्रोटीन के बने होते हैं। क्रोमोजोम किसका बना होता है? DNA तथा प्रोटीन का बना होता है। DNA में क्या होता है? DNA अणु में कोशिका के निर्माण व संगठन की सभी आवश्यक सूचनाएं होती हैं। ओके, DNA के क्रियात्मक खंड को हम क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। जो कोशिका विभाजित नहीं हो रही होती उसमें यह DNA क्रोमैटिन पदार्थ के रूप में रहता है। अगर जो कोशिका विभाजित नहीं हो रही होती है तो जो ये DNA रहता है वो क्रोमैटिन पदार्थ के रूप में रहता है। ओके, तो यही देखिए, ये क्या है? ये मतलब स्ट्रक्चर ऑफ क्या है? न्यूक्लियस सेल। ओके, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है ये। तो यही देखिए, यही क्रोमैटिन है। क्रोमैटिन क्या होती है? धागे जैसी संरचना होती है। इसी से क्या होता है? ये मतलब कि इसी से ये जो ट्रांसफ़र होते हैं जब मतलब एक DNA के रूप में, DNA के अणु के रूप में ट्रांसफ़र होते हैं माता पिता से दूसरे संतान में, मतलब माता पिता से उनके संतान में ट्रांसफ़र होते हैं। ओके, और ये क्या है? न्यूक्लियर पोर है, और ये क्या है? न्यूक्लियस है, और ये क्या है? न्यूक्लियर इन्वेलप है। ओके, तो देखिए यहाँ पे DNA क्या है? व्हाट इज DNA? DNA जो होता है अणुओं का एक समूह है जो वंशानुगत जानकारियों को एक दूसरे में पहुंचाने करने के लिए जिम्मेदार होता है। मतलब ये वंशानुगत जानकारियों को एक दूसरे से पहुंचाने में जिम्मेदार होता है। ओके, अणुओं का एक समूह है। DNA क्या है? अणुओं का एक समूह है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि DNA एक लंबा अणु है जिसमें किसी व्यक्ति का अद्वितीय आनुवंशिक कोड होता है। यह हमारे शरीर द्वारा कार्य करने के लिए आवश्यक प्रोटीन के निर्माण के लिए निर्देश देता है। DNA माता पिता से एक बच्चे में आता है। DNA जो होता है माता पिता से एक बच्चे में आता है, जिसमें लगभग आधे बच्चे का DNA पिता से और आधा जो होता है माँ से ट्रांसफ़र होता है। ओके, माता पिता से आता है ट्रांसफ़र बच्चों में। DNA कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित होता है। DNA कोशिका के कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित होता है, और इसे माइटोकॉन्ड्रियल DNA कहा जाता है। और इसे क्या कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रियल DNA। यह माँ से बच्चे को विरासत में मिलता है। मनुष्यों में माइटोकॉन्ड्रियल DNA लगभग 16,000 बेस युग्म होते हैं। ओके, मनुष्यों में जो माइटोकॉन्ड्रियल युग्म होता है, DNA जो होता है वो 16,000 बेस युग्म होता है। ओके, अब देखिए DNA की खोज किसने की थी? DNA की खोज एक स्विस जीव विज्ञानी जोहान
फ्रेडरिक मिशर ने 1869 में की थी। डीएनए अणु के दोहरे कुंडली ढांचे को बाद में जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने प्रयोगात्मक डेटा के माध्यम से खोजा। यानी डबल हेलिक्स मॉडल, जो डबल हेलिक्स मॉडल था, डबल हेलिक्स मॉडल जो था वो किसने दिया था? जेम्स वाटसन ने और फ्रांसिस क्रिक ने दिया था। ओके, यानी डीएनए का अद्वितीय रूप जो था। बाद में यह साबित हो गया कि डीएनए एक मनुष्य की आनुवंशिक जानकारी को संग्रहित करने के लिए जिम्मेदार होता है। ओके, अब देखिए डीएनए की संरचना क्या होती है, यानी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए क्या है। डीएनए में सूचना को 4 रासायनिक आधारों में, 4 रासायनिक आधार क्या है? एक एडेनिन है, एक गुआनिन है, और एक थाइमिन है, और एक क्या है? साइटोनिन है। ओके, ये 4 आधार होते हैं, एक कोड के रूप में संग्रहित किया जाता है। मनुष्यों के डीएनए में लगभग 3 बिलियन बेस होते हैं और 99% से अधिक आधार सभी लोगों में समान होते हैं। ओके, इन बेस का अनुक्रम या क्रम किसी जीव के निर्माण और बनाए रखने के लिए उपलब्ध जानकारी को तय करता है। यह उसी प्रकार होता है जिस प्रकार वर्णमाला के अक्षर एक निश्चित क्रम में शब्द और वाक्य बनाने के लिए दिखाई देते हैं। ओके, एक मतलब ये जो बेस होता है एक अनुक्रम में या क्रम में होता है, किसी जीव के निर्माण को बनाए रखने के लिए उपलब्ध जानकारी को ये तय करता है। ओके, उसी प्रकार होता है जिस प्रकार के जैसे वर्णमाला के अक्षर जो होते हैं एक निश्चित क्रम में होते हैं, इसी तरह ये भी एक निश्चित क्रम में अरेंजमेंट होता है इसका। ओके, एक बेस होता है तो एक क्या होता है, मतलब इस तरह से इसका अरेंजमेंट होता है। डीएनए संरचना के 3 घटकों में सुगर डीएनए अणु का आधार बनाता है, इसे डीऑक्सीराइबो भी कहा जाता है। ओके, विपरीत स्ट्रैंड्स के नाइट्रोजन बेस हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं जिससे सीढ़ी जैसी संरचना बनती है। यानी विपरीत स्ट्रैंड्स होते हैं, यानी नाइट्रोजन बेस जो होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं और एक सीढ़ी जैसी संरचना बन जाती है। इसकी संरचना देखिए क्या है, देखिए ये स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए है, एक एडेनिन है और एक थाइमिन है। यानी ए जो है क्या होता है? टी के साथ जोड़ता है। ओके, और जी जो है वो सी के साथ जोड़ता है, यानी गुआनिन जो है साइटोसाइन के साथ जोड़ता है। और ये क्या है? सुगर फॉस्फेट बैकबोन है, ये सीढ़ी जैसे संरचना बनाती है। यानी जैसे कि हमारा वर्ड लेटर होता है एक के बाद दूसरा होता है, इसी तरह ये भी एक होता है, एक बेस होगा, एक मतलब जैसे एक डी हो, एक एडेनाइन हो गया, एक थाइमिन हो गया, एक गुआनिन हो गया, एक साइटोसाइन हो गया, इस तरह से होता है। ये बेस पेयर बनाते हैं। देखिए यहाँ पे इसका पेयर बना है ना, यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक क्या है? एडेनिन है और गुआनिन है और थाइमिन है और साइटोसाइन है। ओके, इस तरह से बेस बना है। यहाँ पे देखिए जो बेस पेयर का जो सीक्वेंस होता है, जैसे एडेनिन थाइमिन और ए के साथ जे और टी के साथ सी होता है। इसी तरह अगर हम यहाँ पे टी एंड ए करेंगे इसका सीक्वेंस, तो यहाँ पे इसका सीक्वेंस क्या हो जाएगा? सी, टी के साथ सी और ए के साथ क्या हो जाएगा? जी। इसका मतलब अपोजिट सीक्वेंस हो जाता है। ओके, तो इस तरह से बेस पेयर होता है, इस तरह से एक दूसरे से क्या होता है? जुड़ा होता है, सीढ़ी जैसी संरचना बनाती है जो बेस पेयर ये इनका एक दूसरे से क्या है? ये जुड़े हुए हैं, यानी बेस पेयर बनाए हुए हैं, जो कि सीढ़ी जैसी संरचना देख रहे हैं ना, इसमें पूरा एक सीढ़ी की तरह है। ओके, अब देखिए डीएनए का कार्य क्या है, यानी फंक्शन ऑफ डीएनए। तो डीएनए एक जेनेटिक पदार्थ है जो सभी वंशाणुगत जानकारियों को वहन करता है, जिसे उसके नाइट्रोजन आधारों की व्यवस्था में कोड किया जाता है। अभी हम लोग कोड मतलब के साथ उसका बेस पेयर किस तरह से किया गया था हम लोग देखे हैं। जीन डीएनए का छोटा भाग होता है, जीन जो होता है डीएनए का एक छोटा भाग है, जीन जो है डीएनए का एक भाग होता है, जिनमें 250 से 2 मिलियन बेस युग्म होते हैं जो जीन पर निर्भर करते हैं। और इसी जीन के कारण ही लोगों में क्या होती है, मतलब वही जीन जो होता है वो एक दूसरे में ट्रांसफ़र होता है और डिफरेंस हर लोगों में पाई जाती हैं। जो पॉलीपेप्टाइड अणु के लिए एक जीन कोड जहाँ 3 नाइट्रोजन बेस हो वहाँ एक एमिनो एसिड को व्यक्त करता है। ओके,
जीन के अनुक्रम का उपयोग पॉलीपेप्टाइड बनाने के लिए किया जाता है, जो फिर क्या करता है, प्रोटीन बनाता है। चूँकि प्रत्येक जीव के डीएनए में कई जीन होते हैं, तो इसलिए विभिन्न प्रकार के प्रोटीन बन सकते हैं। तो प्रोटीन जीवों में मुख्य कार्यात्मक और संरचनात्मक अणु होते हैं। आनुवंशिक जानकारी संग्रहित करने के अलावा डीएनए के और भी कार्य होता है, जैसे कि एक कार्य क्या हो गया जैसे कि एक कोशिका से उसकी बेटियों तक और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आनुवंशिक जानकारी को स्थानांतरित करना। कोशिका विभाजन के दौरान डीएनए का समान वितरण करना। जब कोशिका विभाजन होता है तो डीएनए क्या करता है, समान रूप से वितरित हो जाता है। ओके, तो ये सब क्या है, डीएनए के फंक्शन है। सबसे मेन कि ये आनुवंशिक को क्या करता है, जानकारी को एक स्थानांतरित करता है, माता पिता से उनके बच्चे में ट्रांसफर करता है। ओके, अब हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले देखिए प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका किसे कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए कोशिका के जो प्रकार होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो आज हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में अध्ययन करेंगे। तो यूकैरियोटिक कोशिका क्या होता है, यूकैरियोटिक कोशिका में जो होती है दोहरी झिल्ली के आवरण होते हैं। केंद्रक आवरण जैसे न्यूक्लियर इनवलप से घिरा सुस्पष्ट केंद्रक इसमें पाया जाता है, जिसमें डीएनए व हिस्टोन प्रोटीन के संयुक्त होने से बनी क्रोमैटिन तथा इसके अलावा केंद्रक न्यूक्लियस भी होते हैं। यानी यूकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है, एक सुस्पष्ट केंद्रक होता है। ओके, और उसी केंद्रक में क्या होता है, डीएनए व हिस्टोन प्रोटीन के संयुक्त रूप से होते हैं और क्या बनाते हैं, वो क्रोमैटिन बनाते हैं। ओके, ये होता है हमारा यूकैरियोटिक कोशिका में होता है। तो देखिए प्रोकैरियोटिक क्या होता है, इन कोशिकाओं में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है, यानी हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है, हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, सुस्पष्ट केंद्रक ही नहीं होता है, जिसके कारण वो हिस्टोन प्रोटीन उपस्थित नहीं होता है, जिसके कारण वो क्रोमैटिन क्या होता है, नहीं बना पाता है। ओके, केवल डीएनए के सूत्र ही गुणसूत्र में के रूप में पड़ा होता है, अन्य कोई आवरण इसे घेरे नहीं रहता है। अतः केंद्रक नाम की कोई विकसित कोशिकांग इसमें नहीं होती है। जैसे जीवाणु हो गया, नीलहरित शैवाल हो गया, ये सब किसमें आएंगे, प्रोकैरियोटिक कोशिका में। ओके, तो अब देखिए डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर क्या है। तो पहले है प्रोकैरियोटिक कोशिका में अंतर क्या है और यूकैरियोटिक की, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, इनमें प्रारंभिक अविकसित केंद्रक होता है, केंद्रक मतलब स्पष्ट रूप से नहीं होता है। ओके, इनमें पूर्ण विकसित केंद्रक होता है और कोशिका द्रव्य जो होता है वो पूर्ण कोशिका में फैला होता है। और जो इसमें क्या होता है, यूकैरियोटिक में कोशिका एवं कोशिका कला के बीच सीमित रहता है, जो कोशिका द्रव्य होता है। ओके, अब देखिए तीसरा, प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, इसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है और इसमें केंद्रक उपस्थित होता है। चौथा, डीएनए हिस्टोन प्रोटीन रहित रहता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है डीएनए में हिस्टोन और प्रोटीन नहीं पाया जाता और इसमें क्या होता है, हिस्टोन और प्रोटीन पाया जाता है, जिससे वो जोड़ के क्रोमैटिन का निर्माण करते हैं। ओके, पांचवा देखिए गाल्जी तंत्र, अंतःप्रद्रव्य जालिका, लवक तथा माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। और यूकैरियोटिक में ये सब क्या होते हैं, जैसे गाल्जी तंत्र हो गया, अंतःप्रद्रव्य जालिका, लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब क्या होता है, उपस्थित होता है। और लवक जो होता है वो केवल पादप कोशिका में होता है। ओके, जंतु कोशिका में नहीं होता है। और छठवां देखिए श्वसन तंत्र जीव द्रव्य कला में उपस्थित होता है और इसमें क्या होता है, श्वसन तंत्र जो होता है यूकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ओके, सातवां देखिए प्रकाश संश्लेषण क्रोमेटोफोर में होता है और इसमें क्या होता है, यूकैरियोटिक में जो प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो पादप कोशिका के हरित लवक में होता है। ओके, और इसमें देखिए राइबोसोम जो होता है 70S प्रकार का होता है और इसमें क्या होता है, यूकैरियोटिक में राइबोसोम 70S और 80S प्रकार का होता है। ओके, और अभी हम 70S और 80S के बारे में हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। जब हम राइबोसोम पढ़ेंगे तब उसमें हम बताएंगे कि 70S प्रकार क्या होता है और 80S क्या प्रकार होता है राइबोसोम का। ओके, नवा देखिए रिक्तिका अनुपस्थित होती है प्रोकैरियोटिक में और यूकैरियोटिक में रिक्तिका उपस्थित होती है। लाइसोसोम अनुपस्थित होते हैं और यूकैरियोटिक में जंतु कोशिका में उपस्थित होते हैं। ओके,
पादप कोशिका में नहीं होते हैं। और 11वां का देखिए सूत्री कोशिका विभाजन इसमें नहीं होता है, और यूकैरियोटिक में सूत्री कोशिका विभाजन होता है। ओके, कोशिका विभाजन के बारे में भी हम कोशिका विभाजन पे भी हम एक वीडियो भी बनाएंगे। 12वां का देखिए कोशिका भित्ति पतली होती है और कोशिका भित्ति क्या होती है इसमें मोटी होती है। तो ये हमारा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में डिफरेंस रहा। ओके, यहाँ पे देखिए ये क्या है, यूकैरियोटिक है, ये क्या है, प्रोकैरियोटिक है। तो भी हम पढ़े हैं। तो देखिए यूकैरियोटिक में क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है, और इसमें देखिए राइबोसोम है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलिस है। और जबकि इसमें क्या होता है, प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। ओके, और तो ये हमारा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंस रहा। अब हम जंतु कोशिका और पादप कोशिका के बारे में पढ़ेंगे और दोनों में अंतर पढ़ेंगे। तो जंतु कोशिका, सबसे पहले जंतु कोशिका किसे कहते हैं, तो मूल रूप से जो कोशिका जंतुओं में पाई जाती है उसे क्या कहते हैं, जंतु कोशिका कहते हैं। और पादप कोशिका क्या होता है, मूल रूप से जो कोशिकाएं क्या होती हैं, पादपों में पाई जाती है। ओके, मूल रूप से जो कोशिकाएं क्या होती हैं, यहाँ पादपों में रहेगा, पादपों में जो पाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, पादप कोशिका कहते हैं। ओके, तो अब हम पादप कोशिका और जंतु कोशिका में डिफरेंस पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर क्या है। तो पहला पादप कोशिका है और जंतु कोशिका। तो पादप कोशिका में क्या होता है, कोशिका भित्ति पाई जाती है, और जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। पहला डिफरेंस हो गया। ओके, दूसरा क्या है, इसमें लवक पाई जाती है और जंतु कोशिका में लवक नहीं होता है। ओके, इसमें तारकाय अनुपस्थित रहता है, जबकि जंतु कोशिका में तारकाय उपस्थित रहता है। इसमें क्या होता है, रिक्तिका जो होती है वैक्यूल होती है, बड़ी होती है, और इसमें रिक्तिका छोटी होती है। इसमें आकार इसमें मतलब इसका आकार जो होता है लगभग आयताकार होता है। जो पादप कोशिका का आकार होता है वो आयताकार होता है, और इसका आकार जब क्या होता है, वृत्ताकार होता है। इसका आकार लगभग एक आयताकार होता है और इसका वृत्ताकार होता है। 2 बार हो गया, सॉरी। ये है जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर। ओके, यहाँ पे देखिए फिगर में ही देख लीजिए, ये हमारा क्या है, ये जंतु कोशिका है। ओके, और ये क्या है, जंतु कोशिका है, और ये क्या है, पादप कोशिका है। तो देखिए इसमें कोशिका भित्ति है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं है। ओके, और इसमें क्या होता है, इसमें देखिए रिक्तिका, ये क्या है, रिक्तिका बड़ी है, और इसमें क्या है, रिक्तिका छोटी है। ओके, और इसमें क्या होता है, इसमें हरित लवक होता है, जबकि इसमें क्या होता है, हरित लवक जंतु कोशिका में नहीं होता है। तो ये हमारा मतलब डिफरेंस है जंतु कोशिका और पादप कोशिका में। ओके, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम कोशिकांग यानी कोशिकांग के बारे में पढ़ेंगे, यानी मतलब कोशिका के पार्ट के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, लाइसोसोम हो गया, राइबोसोम हो गया, इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। ओके, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।